बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे, आई होप के एवरीवन इज़ ओके। आपको पता है कि हमने टेस्ट कोड P9 जो है इसकी की और बाकी काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली थी, फिर भी कुछ कमी जो थी वो बाकी थी, तो मैंने कहा चलें थोड़ी सी रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर दें, शायद कि आपका फ़ायदा हो जाए। तो ये असल में यूँ समझ लें, ये जो P9 टेस्ट है हमारा, उसकी डिस्कशन ही है। तो बेटे मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। देखें, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं स्टेटमेंट्स, और मैं साथ साथ उसको एक्सप्लेन करता जाऊँगा ऐसे ही कि एनर्जी ऑफ फोटान इज़ E एंड प्लैंक्स कांस्टेंट इज़ H, द एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़। तो बेटे उसने हमसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटान्स जो हैं उसकी फ्रिक्वेंसी पूछी है कि वो किसके बराबर होगी। तो देखें, ये हमने फार्मूला E=HF पढ़ा हुआ है, प्लैंक्स कांस्टेंट की एनर्जी इक्वेशन का फार्मूला है। इसमें जस्ट आपने क्या करना है, जो F है उसकी वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि ओमेगा बराबर होता है 2πf के। यहाँ से F निकाला तो ओमेगा/2π आ गया, तो F की जगह पे ये वैल्यू रिप्लेस होगी तो ओमेगा/2π आ गया। तो यहाँ से ओमेगा किसके बराबर आएगा, ये 2π दूसरी साइड पे गया, तो 2π × E/H ये फार्मूला बन गया। ये देखें, तो ये डेल्टा ऑप्शन आ जाएगी 2π E/H। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें, कहते हैं व्हेन अल्ट्रावायलेट रेज आर इंसिडेंट ऑन द मेटल प्लेट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट अकर, इट अकर्स बाय द इंसिडेंस ऑफ। तो इसकी एग्जैक्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन थी एक्स रेज। उसकी रीज़न क्या है कि देखें, अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अल्ट्रावायलेट से नहीं हो रहा तो डेफिनेटली एनर्जी ऑफ द फोटान कम है, तो हमें ऐसे फोटान चूज़ करने होंगे जिनकी एनर्जी ज़्यादा है। तो डेफिनेटली अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं उनकी एनर्जी एक्स रेज से ज़्यादा है, इसलिए हम यूवी रेडिएशन की बजाय एक्स रेज से अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाते हैं तो वो पॉसिबल होगा। बाकी जितनी भी ऑप्शन दी हुई हैं उनकी एनर्जी जो है वो अल्ट्रावायलेट से लेस है, इसलिए बाकी ऑप्शन से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें, कहता है फ्रिक्वेंसी ऑफ फोटान हैविंग एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़। तो हमें एनर्जी दी हुई है फोटान की और हमसे फ्रिक्वेंसी पूछी है। तो देखें, ये फार्मूला फिर दोबारा आ जाएगा E=HF वाला। तो यहाँ से F किसके बराबर आ जाएगा, E/H। तो बेटे ये देखें, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी थी तो E की वैल्यू पुट कर दी है 100। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एनर्जी हमने जॉल में कन्वर्ट कर दिया है, ये E की वैल्यू हमने लगा दी है 1.6 × 10⁻19। और जो H है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू लगा दी हमने जानबूझ के 6.5 × 10⁻34। आप बल्कि उसने खुद दी हुई है, आप 6.63 भी यूज़ कर सकते थे। बहरहाल इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। तो हम 1.6 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आ जाएगा। 6.5 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 65 आ जाएगा। डेफिनेटली हमें 10⁻1 यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो वो 10⁻⁻1 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये 10⁻19 जो है ये 10⁻18 के बराबर आ जाएगा। ये वैल्यू एज सच 10⁻34 ऊपर चली जाएगी और ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, 10⁻+34 आ जाएगा। 10⁻+34 -18 जो है वो हमारे पास 10⁻16 आ जाएगा, और 160 को आप 65 से डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आंसर आता है। तो इस लिहाज से हमारे पास 2 पॉइंट समथिंग × 10⁻16 हर्ट्ज़ आंसर बनता है, तो वो चार्ली ऑप्शन आ रही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ अचीव्ड इन। तो वो फोटो सेल के अंदर ही होती है, आपको पता है ये एक फैक्ट है कि हम फोटान को फॉल करते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। इसका मतलब जो हमारी फोटान की एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मुराद है मूवमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल हैं, वो मूव करेंगे तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, कहता है मेटल सरफेस इजेक्ट्स इलेक्ट्रॉन व्हेन हिट बाय द ग्रीन लाइट बट नन व्हेन हिट बाय येलो लाइट, द इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड व्हेन द सरफेस इज़ हिट बाय। तो डेफिनेटली ब्लू लाइट के साथ हम उनको हिट करेंगे। फिर दोबारा वही कंसेप्ट है कि जो मेटल सरफेस इजेक्ट इलेक्ट्रॉन कर रही थी किसके साथ, ग्रीन लाइट के साथ, और येलो के साथ वो हिट नहीं करती। यानी ग्रीन, ये देखें आपके सामने विबग्योर पैटर्न है, तो इस तरफ हम मूव करेंगे इस तरफ, तो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ करती जाएगी। तो ग्रीन कलर के साथ अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा था, ठीक है, और येलो के साथ नहीं हो रहा था, तो डेफिनेटली हम अगर ब्लू यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली फिर भी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो पॉसिबल होगा, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने हाई फ्रिक्वेंसी लाइट जो है वो चूज़ कर लिया, ब्लू लाइट चूज़ कर लिया, तो उससे किनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी पहले से। नंबर 6 देखें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ द फिनोमिना इन विच। ये इसकी बाकी सारी डेफिनेशन जो है वो फेक हैं, तो ये डेफिनेशन एग्जैक्ट है कि इलेक्ट्रॉन्स कम आउट ऑफ द मेटल व्हेन विद डिफरेंट वेलोसिटीज़ नॉट ग्रेटर दैन ए सर्टेन वैल्यू विच डिपेंड्स ओनली ऑन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट वेव एंड नॉट ऑन इट्स इंटेंसिटी। तो यानी
हम ये सारी उसने बड़ी डिटेल डेफिनेशन लिख दिया है, ये आपके काम आएगी, आपने एग्जैक्ट इसको याद भी कर लेना है और इससे कंसेप्ट भी सीख लेना है। तो डेफिनेटली अगर हम इंक्रीज़ करते हैं फ्रिक्वेंसी तो उससे क्या इंक्रीज़ होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। लेकिन कौन से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, मैंने ये आपको बताया था कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन होता है हम उसकी बात करते हैं यहाँ पे। वैसे डिफरेंट एनर्जीज़ के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, हम ये क्लास में बात पहले कर चुके हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 में मूव करते हैं कि द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर पोटाशियम, जिसका वर्क फंक्शन हमें दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो हमसे पूछिए उसने थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो मैंने आपको क्लास में थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का फार्मूला बताया था। वैसे ये आइंस्टाइन की इक्वेशन ये बनती है, लेकिन जब आपने थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी होती है तो काइनेटिक एनर्जी को जीरो कर देते हैं। तो ये काइनेटिक एनर्जी जीरो कर दी तो एच एफ बराबर आ जाएगा फाई के। यहाँ से एफ़ की वैल्यू हम एच एफ नॉट लिखेंगे और एफ़ नॉट की जगह पे सी ओवर लेमडा नॉट पुट कर देंगे। यहाँ से लेमडा नॉट निकालेंगे तो वो एच सी ओवर एफ़ के बराबर आ जाएगा। हमें एच की वैल्यू पता है वो 6.63 इंटू 10⁻⁻34 होती है और सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है। और ये हमारे पास नीचे क्या दिया हुआ है, वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसको 2 और इलेक्ट्रॉन की जगह पे मैंने लगा दिया 1.6 इंटू 10⁻19। ऐसा करने से ये जूल में कन्वर्ट हो गया और हमने इसकी इक्वेशन जो है इसको बैलेंस कर लिया। 6.63 खाली वैल्यू बच गई, बाकी सारी 10⁻34 प्लस 8 और प्लस 19 हो जाएगा। ये सारी वैल्यू मैंने इकट्ठी कर ली है सारी 10 रेज़ की पावर में। और ये 6.63 उसी तरह से रहा। 10⁻7 -2 और +2 हमने जानबूझ के कर दिया ताकि ये नैनो में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि सारे ऑप्शन नैनो में दिए हुए थे। तो -7 और -2 जो है वो नैनो बन जाएगा। 10⁻+2 जब 6.63 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो 663 नैनोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने डिटेल से इसको एक्सप्लेन कर दिया है जी बेटे। नेक्स्ट देखें, द मोमेंटम ऑफ फोटॉन इज़, तो ये फार्मूला है ब्रोगली वेवलेंथ का, P = H/λ, वो फार्मूला हमने यूज़ कर लिया। नेक्स्ट देखिए नंबर 9 कहता है व्हाट इज़ द स्टॉपिंग पोटेंशियल व्हेन मेटल विद वर्क फंक्शन 0.6 इलेक्ट्रॉन इज़ इल्यूमिनेटेड विद द लाइट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बड़ा सिंपल सा अपना क्वेश्चन है, जिसमें देखें ये हमें पता है कि ये एच एफ क्या चीज़ है, ये रेडिएशन की एनर्जी होती है, ये वर्क फंक्शन है और ये काइनेटिक एनर्जी होती है। लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी जो है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाती है। मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया था जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो बताया था। तो के ई जगह की जगह पे हमने क्या लिख दिया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी क्यू वी नॉट लिख दिया है। तो यहाँ से वी नॉट निकालना है हमने, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, ये एच एफ माइनस फाई और ये क्यू इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये फार्मूला आ जाएगा। अब रेडिएशन की एनर्जी उसने दी हुई है, देखें रेडिएशन की एनर्जी उसने क्या दी हुई है, इल्यूमिनेटेड विद द लाइट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एच एफ की जगह पे हमने 2 लगा दिया और फाई की जगह पे हमने 0.6 लगा दिया। चार्ज डेफिनेटली 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो ये 1.2 माइनस 0.6 1.4 आंसर आ जाएगा। ठीक है हाँ जी बेटे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी बेटे। तो नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हम। फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ई के ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज प्लॉटेड अगेंस्ट द फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ द इंसिडेंट फोटोन एज शोन इन द फिगर द स्लोप ऑफ द कर्व गिव्स। तो ये देखें ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है और इस साइड पे फ्रीक्वेंसी है। ये आपकी बुक के अंदर भी ये ग्राफ बना हुआ है बेटे। तो इसमें आपको पता है कि कुछ लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर कोई भी इजेक्शन नहीं हो रही इलेक्ट्रॉन की, यानी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, ये पोर्शन शो कर रहा है। तो यहाँ से एकदम जो है वो इजेक्शन शुरू हो जाती है इस फ्रिक्वेंसी के ऊपर, जहाँ से इजेक्शन शुरू होती है इलेक्ट्रॉन की उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी का नाम देते हैं। बहरहाल इसमें उसने स्लोप्स बोला है कि निकालें, तो हम स्लोप्स पता है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स होती है। तो यहाँ पे डेल्टा वाई की जगह पे ई आ जाएगा और डेल्टा एक्स की जगह पे एफ आ जाएगा। तो डेल्टा ई ओवर डेल्टा एफ, ई ओवर एफ जो है प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर आता है, इसलिए स्लोप जो है वो बीटा ऑप्शन आ जाएगी, प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर आ जाएगी जी। नेक्स्ट देखें नंबर 11 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट्स। तो ये क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट को सपोर्ट करता है। ये पहली मरतबा मैक्स प्लैंक ने आइडिया दिया था कि ये जो नेचर ऑफ द फोटो लाइट है वो क्वांटम नेचर है। तो नंबर 12 देखें लाइट ऑफ एनर्जी V इज़ इंसिडेंट ऑन ए सर्टन फोटो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस विद थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी V नॉट द वर्क फंक्शन फॉर द सब्सटेंस इज़। तो ये फार्मूला मैंने आपको क्लास में बताया था कि E = फाई जो है और फाई जो है वो एच एफ नॉट के बराबर होता है, ये वर्क फंक्शन कहलाता है। यहाँ पे एफ जो है उसने फ्रिक्वेंसी चूँकि V से डिनोट की है तो इसलिए हम उसको V से डिनोट कर दें तो एच वी नॉट चार्ली ऑप्शन आ जाएगी। नंबर 13 देखें द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज डिस्क्राइब्ड एज द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल व्हेन लाइट ऑफ सूटेबल वेवलेंथ फॉल्स ऑन इट। अगर सूटेबल वेवलेंथ की लाइट नहीं होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, बाकी सारे ऑप्शन जो है वो फेक हैं। नंबर 14 देखें कहता है ड्यूरिंग द इंटरवल 0 to t/2 द फॉरवर्ड बायस डायोड ऑफर
चूँकि इस इंटरवल के अंदर ये फारवर्ड बाइस है, उसने खुद ही बोला है, तो डेफिनेटली जब वो फारवर्ड बाइस होता है तो उसकी रेजिस्टेंस ना होने के बराबर है। आइडियल डायोड जो होता है उसकी रेजिस्टेंस मैंने बोला था कि वो 0 होती है, और अगर प्रैक्टिकल डायोड लिखा जाए तो उसकी रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल होगी। नंबर 15 देखें, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉल्स ऑन एल्यूमिनियम, वर्क फंक्शन दिया हुआ है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द काइनेटिक एनर्जी इन जूल ऑफ द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन एमिटेड इज़ अप्रॉक्सीमेटली। तो जस्ट हमें सिंपल ये इक्वेशन यूज़ करनी है, और इसमें डाटा उसने खुद ही दिया हुआ है कि HF-5 इक्वल टू KE। उसने बोला है कि आप काइनेटिक एनर्जी निकालें, तो रेडिएशन की एनर्जी उसने दी हुई है HF, ये किसके बराबर है 6.2 के, और वर्क फंक्शन भी उसने दिया हुआ है, ये किसके बराबर है 4.2 के। जो जस्ट आप 6.2 माइनस 4.2 करेंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आ जाएगी। अगर आपने इसको जूल में बदलना है तो E की जगह पे उसके चार्ज की वैल्यू लगा दें, तो ये कूलम वोल्ट बन जाएगा जो कि जूल के बराबर होगा। तो E की जगह पे 1.6 इंटू 10⁻19 लगा दिया, तो ये 2 इंटू 1.6 करेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा, 3 इंटू 10⁻19 जूल आंसर आ जाएगा। नंबर 16 देखें, कहता है फॉर द इनपुट सिग्नल शोन द आउटपुट सिग्नल एट द रजिस्टर आर विल लुक बी। तो ये इनपुट सिग्नल उसने दिया हुआ है, क्योंकि ये फॉरवर्ड बाइस है, और इसमें देखें ना, आपको पता है कि ये जो डायोड है ये हाफ वेव रेक्टिफायर होता है वैसे, लेकिन इसमें देखें हमें जो इनपुट दी हुई है ये AC इनपुट नहीं है बल्कि DC इनपुट है। इसमें दोनों ही साइकिल कौन से, ये पहला साइकिल है और ये दूसरा साइकिल है, ये तीसरा साइकिल है, तीनों साइकिल कौन से दिए हुए हैं, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल दिए हैं। और आपको पता है कि इस कंडीशन में डायोड जो है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में ये फॉरवर्ड बाइस होता है, लिहाजा ये तीनों साइकिल्स के अगेंस्ट में ये कंडक्ट करेगा। तो हर दफ़ा हमें आउटपुट मिलेगी रजिस्टर पे, और बिल्कुल ऐसी ही आउटपुट मिल जाएगी जो यहाँ पे मौजूद है। तो इसलिए ये तीनों जो साइकिल्स हैं हमें आउटपुट पे एज सच मिल जाएंगे। रीज़न क्या है, क्योंकि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, और पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड फॉरवर्ड बाइस होगा, और हर दफ़ा हमें रजिस्टर पे आउटपुट अवेलेबल होगी। नंबर 17 देख लेते हैं। फिगर शोज़ द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस अप्लाइड पोटेंशियल, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज़। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैंने क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था कि काइनेटिक एनर्जी इज़ एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। फोटो सेल के केस में ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के केस में। तो इसका मतलब हमारे पास जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, Q इंटू V के। तो ग्राफ के अंदर देखें, ये हमें ग्राफ दिया हुआ है, और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल के अगेंस्ट में ये हमारी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर आ जाएगी Q0 इंटू V के, और V यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। यानी यूँ समझ लें कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज़ कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा यूज़ करना है, हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल यूज़ करना है, तो -4 के बराबर है, ठीक है। तो इसलिए -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि चार्ज की जगह पे E आ जाएगा और वोल्टेज की जगह पे -4 आ जाएगा, तो -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ किया है, यानी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। नंबर 18 देख लेते हैं। इफ़ द वैल्यू ऑफ द H इज 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, द एनर्जी ऑफ द क्वांटम ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ 10⁻15 हर्ट्ज विल बी। तो जस्ट उसने हमें देखें क्या दिया हुआ है, उसकी H की वैल्यू दी हुई है और फ्रिक्वेंसी की वैल्यू दी हुई है, और हमसे पूछा है कि एनर्जी निकालें। तो जस्ट हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि E बराबर है HF के, H की वैल्यू भी दी हुई है, F की भी दी हुई है, दोनों को जस्ट ये यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास आंसर आ गया है 6.6 इंटू 10⁻19 जूल, जो कि अल्फा ऑप्शन है। नंबर 19 देखें। द वर्क फंक्शन ऑफ एल्यूमिनियम इज़ 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जी बेटे, तो नेक्स्ट मैं कह रहा था नंबर 19, द वर्क फंक्शन ऑफ एल्यूमिनियम इज़ 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इफ़ 2 photons each of energy 3.5 electron volt strikes an electron of aluminium, the emission of electron will be नॉट पॉसिबल। उसकी रीज़न क्या है कि देखें, हमें जो उसने वर्क फंक्शन दिया हुआ है उसकी एनर्जी ज़्यादा है, और जो फोटान हम यूज़ कर रहे हैं एनर्जी का, उसकी एनर्जी कम है। तो डेफिनेटली अगर वर्क फंक्शन जो है वो ज़्यादा है और फोटान की एनर्जी कम है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं होता। फोटान की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए, तो नॉट पॉसिबल ऑप्शन आ जाएगी, चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट देखें नंबर 20, कहता है जी सोडियम सरफेस इज़ इल्यूमिनेटेड बाय अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल रेडिएशन सक्सेसिवली एंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिटरमाइन दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल इज़। तो इसकी ऑप्शन है जी मोर विद अल्ट्रावायलेट लाइट। तो डेफिनेटली हमारे पास पता है, हमें पता है कि जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा है, ये क्लास के अंदर मैंने इक्वेशन लगवाई थी कि फ्रिक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर फ्रिक्वेंसी आप इंक्रीज़ करते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज़ करेगा। तो ये उस कंसेप्ट से हमने बता दिया।
नंबर 21 देखें, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट करेक्टली द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस। तो मैंने बोला था कि इंटेंसिटी बढ़ने से करंट ऑफ फोटो करंट बढ़ता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो करंट है वो इंक्रीज़ करता है और दोनों के दरमियान में लीनियर रिलेशनशिप है, इसलिए ये वाला ग्राफ ठीक है। बाकी ये ग्राफ कर्व है और ये ग्राफ जो है ये ऊपर से शुरू हो रहा है, यानी यहाँ से शुरू हो रहा है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ज़ीरो इंटेंसिटी के ऊपर भी करंट मौजूद है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और इसका ये मतलब है कि इंटेंसिटी इंक्रीज़ करने से करंट के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये भी गलत है। और ये एक्सपोनेंशियल है, बिहेवियर एक्सपोनेंशियल नहीं होता बल्कि लीनियर होता है, इसलिए हम ये ऑप्शन टिक करेंगे। नंबर 22 देखें, कहता है लैम्डा इज़ प्रोपोर्शनल टू। तो बेटे ये लैम्डा का फार्मूला हम देखते हैं तो हमें समझ आती है कि ये फार्मूला है E इक्वल टू HC ओवर लैम्डा। ओके हो गया, यहाँ से लैम्डा निकालते हैं, यानी HC ओवर लैम्डा कहाँ से लिया हमने, HF से। F की वैल्यू C ओवर लैम्डा होती है ना, तो E इक्वल टू HF फार्मूले से हमने F की जगह पे C ओवर लैम्डा पुट करके लैम्डा इक्वल टू HC ओवर E बना लिया। अच्छा, अब देखें इसमें लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया E के। ये फोटान की वेवलेंथ है, लेकिन आपको पता है कि आप डी ब्रोगली वेवलेंथ जब यूज़ करते हैं तो ये फार्मूला यूज़ होता है, कौन सा, P इक्वल टू H ओवर लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा किसके बराबर आ गया, H ओवर P के। तो ये मोमेंटम है, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल जो है वो किसके बराबर होता है, ये हम सीख चुके हैं, ये ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। ये कन्वर्ट करके दिखाया गया है कि काइनेटिक एनर्जी किस तरह से बराबर आती है मोमेंटम के। तो P बराबर आता है √2m/ke के। तो P को रिप्लेस कर दिया √2m/ke। तो इस रिलेशन से समझ आ रही है कि जो लैम्डा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है √ एनर्जी के। तो इसलिए पार्टिकल का जो मोमेंट वेवलेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/√e के, और जो फोटान की है वो वेवलेंथ वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी के आगे। नंबर 23 देखें बेटे, द एनर्जी ऑफ फोटान इन ए बीम ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 1240 नैनोमीटर इज़ अबाउट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। ये फार्मूला फिर दोबारा वही यूज़ किया, हमें वेवलेंथ गिवन थी और इसके कॉरस्पॉन्ड हमने जब एनर्जी निकाली तो वो एक्जैक्टली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकली। आप इसकी कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं। H और C और लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन है, हमें H की वैल्यू और C की वैल्यू खुद याद रखनी थी, लेकिन लैम्डा उसने दिया हुआ है 1240 नैनोमीटर। नैनो का मतलब 10⁻⁻19 होता है, तो वो मैंने लिख दिया। ये सारी वैल्यूज़ जब आप पुट करेंगे तो ऑप्शन आपके पास जूल में आएगी। तो इसलिए ये देखें, ये एक एक्स्ट्रा फैक्टर लिखा हुआ है जिसमें हमने 1.6 × 10⁻⁻19 के साथ इस इक्वेशन को डिवाइड भी किया है ताकि आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाए। तो ये आपने सारी कैलकुलेशन के बाद देखा, सारे फैक्टर कैंसिल हो गए और आंसर हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। अब आप बेशक इस इक्वेशन को याद रखें या ना रखें, लेकिन ये हमेशा के लिए याद रख लें बेटे कि 1240 नैनोमीटर के अगर आप देते हैं वेवलेंथ, तो इस वेवलेंथ के कोरिस्पॉन्ड जो एनर्जी बनती है फोटान की वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी। इसको एज सच याद रख लें, इससे हमारी और भी कैलकुलेशन आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर 1240 नैनोमीटर तो 1200 नैनोमीटर के कोरिस्पॉन्ड कितनी होगी। तो हमें जस्ट क्या करना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को दोनों साइडों पे हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। या 1 नैनोमीटर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर 1240। तो दोनों साइडों पे उस फैक्टर को मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आंसर ले सकते हैं। या फिर आपको बोलता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कोरिस्पॉन्ड 1240 नैनोमीटर वेवलेंथ है, तो बताएं 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कोरिस्पॉन्ड कितनी वेवलेंथ होगी। तो दोनों इक्वेशंस को हमने इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर लें, तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है। तो ये इसलिए यूज़फुल था रिज़ल्ट, तो आप इस रिज़ल्ट को वैसे ही याद रखें जी। नंबर 24 देखें, कहता है फिगर शोज़ ग्राफ ऑफ 1/12 mv²। ये इस साइड पे हमने काइनेटिक एनर्जी ली हुई है और इस साइड पे हमने फ्रिक्वेंसी ली हुई है। कहते हैं फॉर द मटेरियल एग्जीबिशन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल इज़। तो अच्छा, असल में ये एक ट्रिक था, वैसे तो ये मैथमेटिकली सॉल्व किया जाता है, लेकिन आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि ये काइनेटिक एनर्जी और फ्रिक्वेंसी का ग्राफ है। अगर हम इस ग्राफ को यहाँ पे रोक देते हैं तो यहाँ पे ये जो वैल्यू होगी ये थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की होगी। लेकिन अगर आप इसको पीछे लेके जाएँ, यहाँ पे आके ये कट करेगा और ये दोबारा वाई एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट करेगा, तो ये जो वाई इंटरसेप्ट बनता है ये असल में क्या कहलाता है, ये वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल कहलाता है। तो ये यहाँ पे चूँकि 2 के बराबर है तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ जाएगा। ये आपने याद रखना है कि जहाँ पे ग्राफ को पीछे एक्सटेंड करें, जिस जगह पे आके एनर्जी से कट करें, वो वैल्यू वर्क फंक्शन कहलाती है। ओके जी, तो अब देखते हैं कि दी नंबर 25 में द फोटो इलेक्ट्रिक threshold frequency of a metal is f0 when light of frequency 4f0 is incident on the metal, the maximum kinetic energy of emitted photoelectron is। तो ये फिर दोबारा देखें, मेरे सामने आपके फार्मूला लिखा है, HF बराबर होता है HF0 प्लस KE। आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन आ गई। आप HF0 को इधर ले आएँ तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो हमने KE निकालना था, यानी मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी निकालनी थी। हमें उसने
रेडिएशन की एनर्जी दी हुई है, फ्रिक्वेंसी दी हुई है 4f0, तो f की जगह पे हमने 4f0 पुट कर दिया, और थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी दी हुई है f0, उसको हमने ऐसे यूज़ कर लिया, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 3hf0 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें जी, ये क्वेश्चन वैसे एमिट कर दिया गया था, लेकिन कॉम्पटन शिफ्ट जो है वो उसने पूछा है क्या होता है, तो वो चेंज इन वेवलेंथ कहलाता है। इसको शिफ्ट इन वेवलेंथ बोलते हैं। डेल्टा लैम्डा इक्वल टू h/m0c इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये सारा फैक्टर जो है ये कॉम्पटन शिफ्ट कहलाता है, और ये जो फैक्टर है ये शिफ्ट इन वेवलेंथ कहलाता है। डेल्टा ऑप्शन आ जाएगी। नंबर 26 देखें, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट करेक्टली द वेरिएशन ऑफ हाफ mv स्क्वायर विद द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ ए कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी। तो देखें फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होगी। तो इसका मतलब हम अगर देखते हैं इंटेंसिटी इंक्रीज़ करते जाएं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हमें अगर इसको इंक्रीज़ करना होता तो हम इस साइड पे फ्रिक्वेंसी लेते, अगर फ्रिक्वेंसी लेते तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ करती, जो पिछले ग्राफ में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये ऑप्शन आएगी कि बाय द इंक्रीज ऑफ द इंटेंसिटी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल रिमेन कांस्टेंट। नंबर 27 देखते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें बीटा ऑप्शन आएगी एंगल ऑफ स्कैटरिंग। ऊपर ये देखें फार्मूला मैंने अभी भी आपके सामने लिखा था कि ये h और m0c ये सारा कांस्टेंट रहता है, तो कॉम्पटन शिफ्ट खाली सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंड करता है और वो एंगल है, ये एंगल ऑफ स्कैटरिंग कहलाता है। ठीक है, तो इसलिए कॉम्पटन शिफ्ट किस पे डिपेंड किया, एंगल ऑफ स्कैटरिंग पे। ये फार्मूला दोबारा देख लें, तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग पे डिपेंड कर रहा है। नंबर 28 देखते हैं, कहता है जी एक्स रेज ऑफ वेवलेंथ 0.15 नैनोमीटर आर स्कैटर्ड फ्रॉम ए ब्लॉक ऑफ कार्बन, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज स्कैटर्ड एट 0 डिग्री। तो देखें अगर आप थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो cos 0 1 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो डेल्टा लैम्डा क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब देयर इज़ नो चेंज इन द वेवलेंथ, तो वही वेवलेंथ सेम होगी, यानी इंसिडेंट वेवलेंथ और स्कैटर्ड वेवलेंथ दोनों आपस में बराबर होंगी। ठीक है, तो इसलिए जो अगर 0.15 नैनोमीटर थी इंसिडेंट वेवलेंथ, तो स्कैटर्ड वेवलेंथ भी 0.15 नैनोमीटर के बराबर आएगी। नंबर 29 देखें, कहता है कॉम्पटन शिफ्ट इन द वेवलेंथ ऑफ फोटॉन व्हेन इट स्कैटर्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो वही फार्मूला दोबारा यूज़ कर लिया, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 60 पुट कर दें, आपको पता है cos 60 1/2 होता है, बाकी सारी वैल्यूज़ आप उसी तरह से कांस्टेंट के तौर पे ले लें, तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी h/2m0c के बराबर। ठीक है, तो ये हमारे पास बीटा ऑप्शन आ जाएगी, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 31, कहता है इन फुल वेव रेक्टिफायर ऑपरेशन फ्रॉम 50 हर्ट्ज मेन फ्रिक्वेंसी द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ रिपल वुड बी। तो बेटे इसमें फुल वेव रेक्टिफायर में हमने आपको क्लास में बताया था कि अगर इनपुट की फ्रिक्वेंसी 50 है तो आउटपुट की फ्रिक्वेंसी 100 होगी, अगर इनपुट की फ्रिक्वेंसी f है तो आउटपुट की फ्रिक्वेंसी 2f होगी, फ्रिक्वेंसी डबल हो जाती है। हाफ वेव रेक्टिफायर में फ्रिक्वेंसी में फ़र्क नहीं आता, वो उतनी रहती है, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में फ्रिक्वेंसी डबल हो जाती है। इसको एक्सप्लेन कर दिया गया था क्लास में किस तरह से होता है। नंबर देखें नेक्स्ट 32, कहता है व्हाट इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ ए फोटॉन हुज एनर्जी इज़ 6.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखें दोबारा ये ऑप्शन आ गई ना कि 6.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करस्पॉन्ड बताएं कि फ्रिक्वेंसी कितनी होगी। ठीक है, तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे F = E/h, या फिर ये ऊपर मैंने बताया था आपको कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करस्पॉन्ड जो है वो वेवलेंथ कितनी थी, आप इस तरह से भी इसको यूज़ कर सकते थे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करस्पॉन्ड 1240 नैनोमीटर थी, तो यहाँ पे उसने 66.63 बोला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वेवलेंथ आ जाएगी। फिर आप ये फार्मूला यूज़ करके C = F/λ, तो वहाँ से वेवलेंथ निकाल सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, जैसे कि यहाँ पे मैंने निकाल के दिखाई है आपको। वेवलेंथ डायरेक्ट निकालेंगे यहाँ से, या फ्रिक्वेंसी डायरेक्ट निकालेंगे कि F = E/h। तो हमें एनर्जी दी हुई है, एनर्जी को जस्ट आपने h से डिवाइड करना है, 6.63 × 10⁻34 से। एनर्जी को आप ज़रा जूल में बदल लीजिएगा ताकि फ्रिक्वेंसी जो है वो हर्ट्स में आ सके। तो ये सारी कैलकुलेशन आपके सामने है, इसको हमने कैलकुलेट करके तो ये आंसर निकाला है इसका। ठीक है, ये 1.6 × 10⁻16 हर्ट्स आंसर आएगा, बीटा ऑप्शन आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 33, कहता है इन्हें हाफ वेव रेक्टिफायर द फ्रिक्वेंसी ऑफ द इनपुट इज n, द फ्रिक्वेंसी एंड फॉर्म ऑफ द आउटपुट विल बी। तो इसमें देखें उसने हाफ वेव रेक्टिफायर का जिक्र किया है, तो मैंने अभी आपको बताया है कि अगर इनपुट की फ्रिक्वेंसी n है तो आउटपुट की फ्रिक्वेंसी भी n होगी, लेकिन आउटपुट जो है वो पल्सेटिंग होती है, क्योंकि एक हाफ आता है फिर गैप आता है, फिर हमें एक हाफ आता है फिर गैप आता है, तो इसलिए आउटपुट जो है वो पल्सेटिंग होगी। तो फ्रिक्वेंसी n होगी और उसकी शेप कैसी होगी, पल्सेटिंग, पल्सेस की फॉर्म में आउटपुट मिलेगी।
नंबर 34 कहता है पीएन जंक्शन डायोड कैन बी यूज्ड एज, तो डायोड को रेक्टिफायर के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। नंबर 35 में देखें, कहता है लेट एन आर एंड एन बी रिस्पेक्टिवली द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड बाय रेड बल्ब एंड ब्लू बल्ब ऑफ इक्वल पावर इन ए गिवन टाइम, देन अगर पावर उनकी बराबर है तो डेफिनेटली एनर्जी भी बराबर है। ठीक है, तो अब आप देखें कि इसका मतलब उन दोनों की एनर्जी बराबर है। हमारे पास दो बल्ब हैं तो दोनों सेम एनर्जी के साथ ग्लो कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि ये जो नंबर ऑफ़ फोटॉन्स होते हैं, ये जो रेड कलर के फोटॉन्स हैं, रेड कलर के फोटॉन्स की जो एनर्जी होती है वो कम होती है। इसका मतलब इनकी तादाद ज़्यादा होगी तब वो ब्लू के बराबर आएंगे। लेट्स से कि ये 50 फोटान है और ये 25 फोटान के बराबर हो गए, क्योंकि ब्लू का फोटान जो है वो एनर्जी में ज़्यादा होता है, ये आपको पता है। ठीक है, इसलिए एन आर जो है वो ग्रेटर दैन होगा एन बी। ये हमारी टेक्स्ट बुक का शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि जिस फोटान की एनर्जी कम होती है उसके नंबर ऑफ़ फोटान फिर ज़्यादा हों तो तभी वो दूसरे के बराबर आ सकते हैं। ठीक है, या फिर इसमें हमें कंडीशन क्या थी कि नंबर ऑफ़ फोटान ऑफ रेड शुड बी ग्रेटर दैन नंबर ऑफ़ फोटान ऑफ द ब्लू। ठीक है, अगर सेम एनर्जी है उनकी तो। नंबर 36 देखें, कहते हैं थ्रेशोल्ड फॉर वेवलेंथ फॉर मेटल हैविंग वर्क फंक्शन फाई नॉट इज़ लेमडा, व्हाट इज़ द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर मेटल हैविंग वर्क फंक्शन 2 फाई नॉट इज़। तो फिर दोबारा हमने आइंस्टाइन की इक्वेशन यूज़ की। इसमें जब वर्क फंक्शन निकालना होता है तो मैंने आपको बोला है कि काइनेटिक एनर्जी को ज़ीरो कर देते हैं, तो हमारे पास एच एफ बराबर आ जाएगा एच एफ नॉट के, ये थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी होगी। हमने इसको लिख दिया फाई नॉट के बराबर। ठीक है, और ये जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है इसको हमने लिख दिया एच सी ओवर लेमडा नॉट के बराबर। ठीक है, तो चूँकि हमने यहाँ पे निकालनी है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो लेमडा नॉट जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, हाँ सॉरी, दूसरा फार्मूला मैंने आपको क्लास में सिखाया था कि चूँकि देखें ये फाई नॉट किसके बराबर आ गया है एच सी ओवर लेमडा नॉट के। इस इक्वेशन को देखें ना, तो वर्क फंक्शन किसके बराबर है, ये एच सी कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब फाई नॉट और लेमडा नॉट एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इनका मतलब इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। तो इसलिए मैंने ये एक इक्वेशन सेट कर दी थी आपके लिए कि फाई 1 इंटू लेमडा 1 बराबर आएगा फाई 2 इंटू लेमडा 2 के। ठीक है, एक तरह का डाटा है ना, तो इसलिए जब एक तरह का डाटा होता है और उसी तरह का दूसरा डाटा पूछा जाता है तो मैंने आपको ये बताया हुआ है कि हम जो कांस्टेंट फैक्टर कैंसिल करके एक नई इक्वेशन सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखें लेमडा 2 बराबर आ जाएगा फाई नॉट इंटू लेमडा नॉट ओवर फाई 2। तो फाई 1 और लेमडा 1 ये वैल्यूज़ हमें गिवन है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मैटर फंक्शन फाई नॉट लेमडा, ठीक है, तो ये वैल्यू फाई नॉट के बराबर आ जाएगी और लेमडा 1 जो है वो लेमडा के बराबर आ जाएगा और फाई 2 जो है वो 2 फाई नॉट के बराबर आ जाएगा। ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो लेमडा 2 आ जाएगा हमारे पास। तो लेमडा 2 किसके बराबर आ गया, ये फाई नॉट लेमडा ओवर 2 फाई नॉट के बराबर आ गया। ठीक है, फाई नॉट से कैंसिल कर लें तो लेमडा ओवर 2 आंसर आ जाता है। तो बहरहाल ये इक्वेशन मैंने आपको सेट करनी सिखाई हुई है कई बार कि जब एक ही तरह का डाटा गिवन हो और अगला भी उसी तरह का पूछा जाए तो हम इस तरह से इक्वेशंस को सेट कर लेते हैं। जी बेटे, हम नेक्स्ट मूव करते हैं नंबर 37 पे। द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज़ कॉल्ड वर्क फंक्शन। ये डेफिनेशन है वर्क फंक्शन की। नंबर 38 देखें, द फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड टू फोटॉन दैट डज नॉट चेंज द कॉम्पटन स्कैटरिंग इज़ स्पीड। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन वो कभी भी चेंज नहीं होती, चाहे स्कैटरिंग हो, रिफ्लेक्शन हो, रिफ्रैक्शन हो। ठीक है, तो आम जितनी भी मतलब प्रोसेसेस हैं इसके अंदर स्पीड कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट देखें नंबर 39, इन ए ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर द इनपुट साइन वेव इज़ दिस वन, द आउटपुट रिपल फ्रिक्वेंसी विल बी। तो ये इनपुट फ्रिक्वेंसी हम यहाँ से ढूंढ लेंगे ना, इनपुट फ्रिक्वेंसी किसके बराबर आ जाएगी, आपको पता है ये सारा फैक्टर जो होता है 100 पाई टी ये बराबर आता है ओमेगा टी के और ओमेगा 2 पाई एफ के बराबर होता है। इसलिए मैंने इस पूरे फैक्टर को, इस पूरे एंगल को ओमेगा टी के बराबर रख लिया, ओमेगा को 2 पाई एफ के बराबर रख लिया, टी से कैंसिल कर दिया, पाई से कैंसिल कर दिया, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 100/2 ये इनपुट फ्रिक्वेंसी 50 आ गई। ये कौन सा रेक्टिफायर है जी, ये है फुल वेव रेक्टिफायर। तो जब फुल वेव रेक्टिफायर आएगा तो क्या होगा, हमें पता है कि जब फुल वेव रेक्टिफायर आता है तो फ्रिक्वेंसी डबल हो जाती है, लिहाजा 100 हर्ट्ज़ आंसर आ जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट देखें, द पेयर प्रोडक्शन इज़ आल्सो कॉल्ड मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी, चूँकि उसमें फोटान ख़त्म होके दो मटेरियल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनते हैं, इसलिए इसको मटेरियलाइजेशन बोला जाता है। नंबर 41, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल। डिपेंड करती है, मेटल टू मेटल वेरी करती है। अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो कैथोड है उसको कॉपर की बजाय गोल्ड का बना दें, गोल्ड की बजाय हम उसको सिल्वर का बना दें, तो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी चेंज होती जाएगी।
नंबर 42 देखें, द स्टॉपिंग पोटेंशियल टू प्रिवेंट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फॉलोइंग अक्रॉस द फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज़ 4 वोल्ट. व्हाट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गिवन टू द इलेक्ट्रॉन बाय द इंसिडेंट लाइट. तो फिर दोबारा देखें, हमने जस्ट क्या करना है, ये इक्वेशन यूज़ करनी है आइंस्टाइन की, एच एफ माइनस फाई इज इक्वल टू के ही आ जाएगा. हमने काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी, हमें रेडिएशन की एनर्जी जो है वो गिवन है, और जो वर्क फंक्शन जो है वो भी गिवन है. ठीक है, तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी. और दूसरा उसने ना हमें यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल. ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल टू प्रिवेंट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फ्लोइंग अक्रॉस द फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज़ 4 वोल्ट. ये हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है. इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल पता हो तो हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं. सॉरी, ये वाली इक्वेशन जो है ना यहाँ पे यूज़ नहीं होगी, ये क्रॉस किया हुआ है, सॉरी. तो ये इक्वेशन यूज़ होगी डायरेक्ट, यानी हम काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में बदल सकते हैं ना. तो हमें उसने जब स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हो, याद रखें, तो हम डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी इस फार्मूले से ढूंढ सकते हैं. अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें दिया हो तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है, तो उससे काइनेटिक एनर्जी निकल सकती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के. तो के इक्वल टू क्यू वी, की क्यू की जगह पे 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, तो इसलिए वी जो है वो 4 वोल्ट है. दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास के की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻19 जूल आ जाएगी. नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास एक सर्किट डायग्राम बनी हुई है और इनपुट उसने बोला कि एसी है, और आउटपुट बताएं वेव फॉर्म कैसी बनती है. ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली आपकी बुक से लिया हुआ हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट है. अगर आप इनपुट एसी देंगे तो आउटपुट इस फॉर्म में आएगी, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड कंडक्ट करेगा तो आउटपुट आएगी, नेगेटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट नहीं करेगा तो आउटपुट नहीं आएगी. फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड कंडक्ट करेगा तो आउटपुट आएगी, नेगेटिव हाफ साइकिल में रिवर्स बाइस हो जाएगा तो आउटपुट नहीं मिलेगी. तो अल्फा ऑप्शन आ गई. नंबर 44 देखें. हाँ जी, कह रहे व्हेन वाई आर अल्कली मेटल्स मोस्ट सूटेड एज फोटो सेंसिटिव मेटल्स. तो डेफिनेटली उनका जो वर्क फंक्शन है वो लेस होता है, इसलिए सबसे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी या वर्क फंक्शन उनका काम है, जल्दी इलेक्ट्रॉन वहाँ से बाहर आ जाते हैं. ठीक है, उनको अल्कली मेटल से लो वर्क फंक्शन की वजह से उनको प्रायोरिटी भी दी जाती है, इसलिए इसको फोटो सेंसिटिव मेटल्स बोला जाता है. नंबर 45 कहता है प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस. द रेशियो ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज़, यानी लैम्डा पी ओवर लैम्डा अल्फा उसने पूछा है. तो बेटे मैंने ये अभी भी पीछे फार्मूला आपको ये ड्राइव करके बताया था कि लैम्डा बराबर होता है एच ओवर पी के, और पी √2m के के बराबर आ जाएगा. लेकिन काइनेटिक एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लिहाजा के को रिमूव करके मैंने वी ई लिख दिया. ये के ई की जगह पे क्या आ जाएगा, वी ई. तो अब देखें, चूँकि उसने बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, वी भी सेम हो गया, ई भी सेम हो गया, 2 वैसे ही कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गई किसके, √m के. तो ये दोनों की वैल्यूज़ मैंने लगा दी हैं. जो प्रोटॉन का मैस है वो √2m के बराबर लिख दिया गया है, और अल्फ़ा का जो मैस है उसको हमने √4m के बराबर लिखा था. √4 बाहर आके 2√2 हो जाएगा. ठीक है, और इसको हम डिवाइड कर लेंगे. तो जब आप डिवाइड कर लेंगे दोनों वैल्यूज़ को तो हमारे पास 2√2 ऊपर चला जाएगा और ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी. ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई है. इसको आप वैल्यूज़ जस्ट पुट करेंगे और इसमें आंसर आ जाएगा. ये 2 ऐसा रहेगा, इसको आपने कैंसिल नहीं कर देना किसी चीज़ के साथ, क्योंकि ये दोनों प्रोटॉन के अंदर भी मौजूद है और अल्फ़ा पार्टिकल के अंदर भी ऐसा मौजूद रहेगा. हम एक दफ़ा m की वैल्यू जो है वो 1 यूज़ करेंगे और एक दफ़ा m की वैल्यू जो है 4 यूज़ करेंगे, और √4 को 2√2 लिख देंगे. बहरहाल इनको डिवाइड करें तो आप आंसर देख सकते हैं. नंबर 46 देखें, कहता है विच रेडिएशन विल मोस्ट इफेक्टिव फॉर द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस. तो डेफिनेटली जितनी जिसकी फ्रिक्वेंसी हाई होगी उतनी वो ज़्यादा सूटेबल होगी फोटो इलेक्ट्रॉन की इमिशन में. तो ये अल्ट्रावायलेट्स की यहाँ पे रेडिएशन विल बी मोस्ट इफेक्टिव, उसने इफेक्टिव पूछा हुआ है, सॉरी. तो जो एक्सरेज है ना, एक्सरेज की हालांकि फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, एनर्जी ज़्यादा होती है, लेकिन आपको पता है एक्सरे से स्कैटरिंग शुरू हो जाती है, कॉम्पटन स्कैटरिंग. तो इसलिए जो मोस्ट सूटेबल हैं वो अल्ट्रावायलेट है. माइक्रोवेव जो है वो उनकी फ्रिक्वेंसी वैसे ही बहुत कम होती है, और इंफ्रारेड की भी. लिहाजा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना वो किसके लिए ज़्यादा होता है, वो अल्ट्रावायलेट के लिए और विजिबल रेडिएशन के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होता है. नेक्स्ट देखते हैं नंबर 48. कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ए फोटॉन ऑफ वेवलेंथ 6600 एंगस्ट्रॉम. तो फिर दोबारा हमें देखें वेवलेंथ दी हुई है और उसके कोरिस्पॉन्ड हमने एनर्जी निकालनी है. ये मैंने सारा कैलकुलेशन आपके सामने रखी है. E = hc ओवर लैम्डा फार्मूला यूज़ करेंगे, h की वैल्यू c की वैल्यू लगाएंगे, और लैम्डा की वैल्यू जो है 666 और 6600 एंगस्ट्रॉम ये मैंने पुट कर दी है. ठीक है, 10⁻10 आ जाएगा. तो इसको बहरहाल मैंने ट्रिकी कैलकुलेशन के बाद ये इसका जो आंसर है वो 3 × 10⁻⁴
-34 प्लस 15 इज इक्वल टू -19 जूल के बराबर ले आए। ये जो सर्कल किया हुआ है इस कैलकुलेशन को फॉलो आपने नहीं करना, इसको क्रॉस किया हुआ था। सिर्फ ये वाली जो कैलकुलेशन बाहर लिखी हुई है सर्कल के वो फॉलो करेंगे। नंबर 49 देखें बेटे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो आपको पता है इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी बराबर आती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्लस वर्क फंक्शन के। नंबर 50 देखें, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन। तो चूँकि वर्क फंक्शन एनर्जी है इसलिए उसके यूनिट एनर्जी के होने चाहिए, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे एनर्जी का यूनिट है, बाकी कोई भी एनर्जी का यूनिट नहीं है। आई होप कि आपको इससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी। इंशाल्लाह दुआ में आपको याद रखेंगे। अल्लाह ताला आपकी सारी मुरादें पूरी करे। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।